नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैन लॉ में। बहुत ही आसान शब्दों में हम समझेंगे आर्टिकल 44 जो कि बात करता है क्या, आप जानते ही होंगे, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है और ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दैट मीन्स अगर इसका हिंदी अनुवाद करें यानी कि समान नागरिक और क्या है, संहिता। संहिता ये क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स दैट ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन शैल बी ट्रीटेड इक्वली अकॉर्डिंग टू द नेशनल सिविल कोड। एक होना चाहिए कि देश में एक ही कोड होगा। ओके, मीन्स समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करता है, समझे। और ये गवर्नमेंट करे या फिर लॉ के थ्रू लाए, लेजिस्लेशन के थ्रू लाए, जो सभी धर्मों के लिए या फिर बोलिए सभी जातियों के लिए या फिर बोलिए किसी भी मामलों में, चाहे संपत्ति का मामला हो या फिर विवाह का मामला हो, यानी कि अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो और या फिर मैरिज यानी पर्सनल लॉ का मामला हो, तो ये सब नहीं रहेगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो। लेकिन गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी है। अंडर आर्टिकल 44 ये बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और गोवा के बारे में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सो आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बात करता है, जैसे बताया भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। पूरे देश के लिए एक कानून हो, समान नागरिक संहिता हो पूरे देश के लिए, यानी कि नेशनल सिविल कोड जिसको बोल सकते हैं। कि क्या बोल सकते हैं? नेशनल सिविल कोड। यानी कि कोई यहाँ पर पर्सनल लॉ नहीं रहेगा, ना हिंदू पर्सनल लॉ ना मुस्लिम पर्सनल लॉ, सब के लिए एक कानून होगा। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, प्रीएम्बल एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें भी एक सेकुलर टर्म है, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देश का यानी कि नेशन का कोई रिलीजन नहीं है। तो सेकुलर कंट्री के लिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा है। वैसे अगर बात करें इसके बारे में, तो प्री इंडिपेंडेंस कॉलोनियल एरा की बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, अगर इसका प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, सो प्री इंडिपेंडेंस में क्या था? प्री इंडिपेंडेंस यानी कि बात करें तो यहाँ पे जो लैंड ऑफ लॉ ऑफ लैंड था, यानी कि जो हमारा लॉ था, उसमें बहुत यहाँ पर जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, ब्रिटिश राज चल रहा था, सो तो उस समय कॉलोनियल एरा में क्या हुआ कि सबसे बड़ा दिक्कत क्या था यहाँ पर, कि यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के लोग रह रहे थे इंडिया में और सबके लिए अलग अलग कानून बनाना। तो इसके लिए क्या किया कि एक द लेक्स लोसी रिपोर्ट आया। कौन सा रिपोर्ट है? द लेक्स लोसी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के थ्रू क्या हुआ कि लेक्स लोसी रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पर एक तरीके से ये स्ट्रेस किया और इस चीज़ को रखा एक, दैट द इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ। यानी कि यहाँ पर मुस्लिम का अलग लॉ है, इस्लामिक लॉ प्रिवेल करता है, पर्सनल लॉ सबका अलग है। तो अगर बात किया जाए क्राइम्स का, लॉ ऑफ एविडेंस का, कॉन्ट्रैक्ट का, तो फिर तो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें ये जो द लेक्स लोसी रिपोर्ट को एक तरीके से अक्टूबर 1840 में इसको लाया गया और इस रिपोर्ट के थ्रू क्या किया गया, यहाँ पर एक कोडिफिकेशन किया गया इंडियन लॉ का, और इसमें लॉ ऑफ क्राइम्स वगैरह आया। फिर उसके बाद जैसे आईपीसी जानते हैं, इंडियन पिनल कोड, या इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, तो ये सब कॉलोनियल एरा के दौरान ही आया था, यानी कि ब्रिटिश राज के टाइम में ही आया था ये। ओके, तो इसका कोडिफिकेशन एक तरीके से हुआ। बट ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेज़ थे, उन्हें ये पता था कि जो रिलीजियस मामला है उसमें दखल अंदाजी नहीं देना है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि भारत एक डाइवर्स कल्चर है और यहाँ पर रिलीजियस मतभेद करना यानी कि है कि एक तरीके से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान है। उसी तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पर लेटर ऑन ये रिकमेंड किया कि पर्सनल लॉज जो हैं, चाहे तो वो पर्सनल लॉज हो सकते हैं हिंदू का या फिर मुस्लिम का पर्सनल लॉ, तो इसको आउटसाइड कॉडिफिकेशन से रखा कि नहीं, मुस्लिम के लिए और जो उनका इस्लामिक लॉ है और जो हिंदूज़ के लिए जो उनका पर्सनल लॉ है उसको अलग सेट असाइड कर दिया कि, और ये रिकमेंड किया कि चलो ठीक है,
क्राइम्स और एविडेंस या कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो नॉर्मल लॉ है उसका कोडिफिकेशन कर दो, पर पर्सनल लॉ को छोड़ दो, उसका पर्सनल लॉ पर्सनल ही रहने दो सबका। सो द क्वींस एक आया, क्वींस 1859 प्रोक्लेमेशन आया, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं किया रिलीजियस मैटर पे। ये इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, द क्वींस प्रोक्लेमेशन। ये प्रोक्लेमेशन क्यों आया था? ये प्रोक्लेमेशन का मतलब ये था कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए रिलीजियस मैटर में, क्योंकि वो भी समझदार थे अंग्रेज कहीं ना कहीं। और अगर इसकी, ये तो प्री इंडिपेंडेंस कॉलोनियल एरा की बात हो गई। नाउ कम टू पोस्ट कॉलोनियल एरा की बात करते हैं, यानी आफ्टर ब्रिटिश राज। सो पोस्ट कॉलोनियल एरा 1947 टू 1985, अगर इसकी बात करें, देखिए ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वी नो दैट प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू थे वहाँ पर, हाँ मिस्टर नेहरू थे, मिस्टर अम्बेडकर थे। दे पुश्ड फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। जाहिर सी बात है, सबको पता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, एक तरीके से इसको फोर्स किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने। पर लेटर ऑन क्या हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर डाल दिया गया, बिकॉज ऑफ पर्सनल लॉज भी हमारे थे। दैट्स वाई, क्योंकि राइट टू रिलीजन भी ही एक ऐसा है कि आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं। 25, 26, 27, यहाँ तक 28, ये सारा बात करता है फंडामेंटल राइट के अंदर डाला गया। तो कहा गया कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर इसको अगर डाल दिया जाए आर्टिकल 44 को, तो आर्टिकल 44 को 4 में डाला गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और कहा गया कि ये रिकमेंड किया गया कि कभी भी अगर गवर्नमेंट चाहे या कभी भी एक तरीके से बाय लेजिस्लेचर उसको एक लॉ बनाकर उसको पूरे देश में लागू किया जा सकता है। सो ये पोस्ट कॉलोनियल एरा की बात थी, यानी आफ्टर ब्रिटिश राज, सिंस इंडिपेंडेंस ये चीज़ें हुई। अगर बात करें हिंदू कोड बिल की, दैट बिल वॉज ड्राफ्टेड बाय बी आर अम्बेडकर टू रिफॉर्म हिंदू लॉज, जिसमें लीगलाइज किया डिवोर्स वगैरह को, पॉलीगेमी को एक तरीके से अपोज किया। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स भी आए हिंदू लॉज वगैरह में। बस यूनिफॉर्म सिविल कोड में बस इतना समझ लीजिए कि ये एक तरीके से देश में कभी भी लागू हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है आर्टिकल 44 के अंदर। फ़िलहाल अभी तक देश में लागू तो हुआ नहीं है, तो इसके बारे में अभी अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही अभी डिस्कस कर रहे थे। लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस लॉ हैं, कई बार कुछ केस में डिस्कस किया गया है। जैसे कि अगर बात कर ले शाह बानो केस की, अगर बात करें, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ शाह बानो केस। ये शाह बानो केस क्या था? शाह बानो केस 1985। तो शाह बानो केस की अगर बात करें, 73 ईयर्स ओल्ड मैन कॉल्ड शाह बानो वाज डाइवोर्स बाय हर हस्बैंड यूजिंग ट्रिपल तलाक। अब ट्रिपल तलाक के थ्रू क्या हुआ कि उसको डिवोर्स दे दिया गया। आई डिवोर्स्ड लाइक थी, जो 3 बार तलाक 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 बोल दिया, दैट मीन्स कि ये डिवोर्स हो गया। उसका मेंटेनेंस को डिनाई कर दिया। एंड उसके बाद क्या कही, सी अप्रोच टू द कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ruled in her favor, and this led her husband appealing to the Supreme Court, saying that he had fulfilled all his obligation under Islamic law. Okay, तो वो हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसका हस्बैंड गया। सो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया 1985 में अंडर लाइक मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स। देखिए यहाँ पर वाइफ का, जो उनकी वाइफ थी उसका मेंटेनेंस की बात चल रही थी, और मेंटेनेंस सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंदर बात करता है। ये तो सीआरपीसी हो गया, लेकिन ये शादी का जो मामला है मुस्लिम लॉ में, इस्लामिक लॉ में, ये तो पर्सनल लॉ का मैटर हो गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस प्रोविज़न में कि जो भी उनके वाइफ हैं, चिल्ड्रेन हैं, पेरेंट्स हैं, तो प्रोविज़न जो सेक्शन 125 का जो है वो ऑल इंडिया क्रिमिनल कोड which applied to all the citizen irrespective of religion. तो further it recommended that uniform civil code be set up, ऐसा कुछ रिकमेंड किया गया। पर ये सब तो रिकमेंडेशन की बात हो गई। लेकिन अगर बात करें कि मुस्लिम वाले केस में क्या होता है, इस केस में
कि इस वाला केस में खास करके साहबानों में कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसमें मेंटेनेंस वाज टू बी पेड ओनली टिल दैट पीरियड ऑफ इद्दत ओनली। देखिए इद्दत के पीरियड के टाइम में ही जो मिला जुला कर 3 महीने का इद्दत का पीरियड होता है, तो 3 मंथ्स का जो पीरियड होता है आफ्टर डिवोर्स या फिर पति मर गया या फिर डिवोर्स हुआ, तो ये 3 महीने का पीरियड होता है। यानी कि लाइक राउंड फिगर में रफली यू कैन टेक लाइक 90 डेज। तो 90 डेज का ये पीरियड होता है 3 मंथ का इद्दत पीरियड। और इद्दत पीरियड ये होता है कि किसी महिला के तलाक या उसके पति की मृत्यु के बाद एक अवधि होती है, एक समय होता है जिसका पालन करना उस महिला के लिए एक तरीके से अनिवार्य हो जाता है। तो इस अवधि के दौरान वह किसी अन्य पुरुष से शादी नहीं कर सकती है। एक टाइम पीरियड दिया जाता है, तो 3 महीने वो दिया जाता है। सो ये इद्दत पीरियड के दौरान ही मेंटेनेंस मिलेगा, ये इस्लामिक लॉ कहता है। सो सेक्शन 125 CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, दैट अप्लाई टू ऑल द सिटीजन प्रोवाइडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ। सो ऐसा हुआ कि इसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे चीज़ों को यहाँ पर बोला, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हुआ। और बाद में क्या हुआ, कहा कि नहीं, अगर CRPC सेक्शन 125 अप्लाई कर रहे हो पर्सनल लॉ पे, वो भी जो मुस्लिम वुमेन है उसका जो अपना पर्सनल लॉ है, और अगर उसका जो मेंटेनेंस ये कहता है उसका पर्सनल लॉ कि ये केवल मेंटेनेंस तभी मिलेगा जब इद्दत पीरियड होगा। इद्दत पीरियड ओवर होने के बाद सब अलग अलग हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हुआ कि बहुत बड़ा एक तरीके हिस्टोरिक डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद ये पूरा नेशनल वाइड यानी पूरे देश में एक तरीके से जो इस्लामिक लॉ को फॉलो करने वाले इस्लामिक लॉ के फिलोसफर थिंकर्स बड़े बड़े जो थे, उन्होंने एक मीटिंग की। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत प्रेशर किया, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। उसके बाद एक लॉ बना जिसको बोलते हैं द मुस्लिम वुमेन्स एक्ट, जिसको द मुस्लिम वुमेन्स राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स, जिसको इन शॉर्ट कह सकते हैं MWA एक्ट 1986, मुस्लिम वुमेन्स राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 में आया, जो कि एक तरीके से जो प्रोसीजर है सेक्शन 125 का वो इन एप्लीकेबल कर दिया ऑन मुस्लिम वुमेन, क्योंकि पर्सनल लॉ का मैटर था भाई, समझ गया। एक है डैनियल लतीफ़ी केस। ये केस इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको क्योंकि ये केस के थ्रू ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैटर है कि इसमें ये पता चलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्चुअली डिस्टिंक्ट कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू नहीं हुआ है। सो अगर लागू होता तो ये चीज़ नहीं होता, समझे। डैनियल लतीफ़ी केस में क्या हुआ था, डैनियल लतीफ़ी केस। सो यहाँ पे क्या हुआ था कि MWA जो मुस्लिम वुमेन्स एक्ट है उनके प्रोटेक्शन के लिए, राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स के लिए जो एक्ट पास हुआ था 1986 में। सो ये जो डैनियल लतीफ़ी केस में क्या हुआ कि ये चैलेंज किया गया किस ग्राउंड पे, दैट इट वायलेट्स द राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14, 15, इसकी ही कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया। कहा कि ये तो फिर अगर आप मुस्लिम वुमेन के लिए अलग कानून बनाए इनके जो प्रोटेक्शन ऑफ डिवोर्स के लिए, तो ये तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी और 15 डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन वगैरह जो कहते हो, तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। और राइट ऑफ पर्सनल एज वेल एज द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इसका भी वायलेशन है। सो द सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से होल्ड किया इस कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मोनाइज्ड एक सेक्शन को कि सेक्शन 125 ऑफ CRPC एंड हेल्ड that amount received by wife during iddat period should be a large enough to maintain her during the iddat as well as provide for her future. Okay, कि जो अमाउंट हस्बैंड के तरफ से वाइफ को दिया जाता है ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, जो रफली 90 डेज का जो पीरियड होता है आफ्टर डिवोर्स द वाइफ को मिलता है, वही एक उनके फ्यूचर के लिए जितना अमाउंट मिला डैट इज मेंटेनेंस अमाउंट। ओके, उसके अलावा कोई भी मेंटेनेंस अमाउंट नहीं है, समझ गए। तो ऐसा केस बोला। सो दिस लॉ अंडर ये हेल्ड किया कि डिवोर्स मुस्लिम वुमेन इज एंटाइटल्ड टू द प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस फॉर अ लाइफ टाइम और अंटिल सी इज मैरिड अंडर दिस लॉ ऑफ लैंड। ओके, सो ऐसा कुछ कहा गया। ओके, तो ऐसा था। सरला मुगदल केस पता ही है, सरला मुगदल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बाईगेमी को एक तरीके से ऑफेंस ठहरा दिया था कि कोई अपना धर्म बदल के शादी करता है और बिना फर्स्ट वाइफ को बताए वो, तो ऐसा क्या है, ये बाईगेमी का एक वो लग जाएगा सेक्शन 494 IPC। ओके, सो IPC यहाँ पर डिस्कस नहीं करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इतना तो समझ में आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है नहीं कहता है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरीके से गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो इस पर स्टेप्स उठा सकती है। ओके,
अगर बात की, मैंने अभी कहा था कि गोवा सिविल कोड की बात करते हैं, तो जैसे कि स्पेस कम बचा है अब, हाँ, गोवा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इसको गोवा सिविल कोड भी बोलते हैं। तो गोवा सिविल कोड की अगर बात करें, यहाँ पर क्या है, तो गोवा इज़ द ओनली इंडियन स्टेट टू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके, and it allows equal division of income and property between husband, wife and also between children, okay, कि माता पिता बच्चे जो हैं सबको बराबर। मान लीजिए कोई बाप अपने बेटे को इनहेरिट नहीं करने दे रहा, तो ऐसे केस में क्या है कि अगर बाप अपने बेटे को डिजोन कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या है कि बाप का आधा प्रॉपर्टी बेटे के पास चला जाएगा, ओके। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इन गोवा इज प्रोग्रेसिव लॉ, एक लॉ करता है कि इनकम हो, प्रॉपर्टी हो बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वो इक्वली होगा रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। अगर हस्बैंड वाइफ है, स्पाउस है, तो वो दोनों के पास बराबर का हक है उस पर। अगर कभी भी इन लोग दोनों अलग होते हैं तो दोनों को आधा आधा मिलेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड है वहाँ पर। जितना भी बर्थ हो, किसी का जन्म हो रहा है, किसी का शादी हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रहा है, कंपलसरी रजिस्टर करवाना है। किसी की डिवोर्स हो रहा है, सेवरल प्रोविजन सब बनाया गया है। मुस्लिम हु हैव देयर मैरिजेज रजिस्टर्ड इन गोवा कैन नॉट प्रैक्टिस पॉलीगैमी। जो भी मुस्लिम है वो रजिस्टर्ड, अगर गोवा में रजिस्टर किया गया है, तो वो पॉलीगैमी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, समझ गए। और डिवोर्स थ्रू ट्रिपल तलाक, तलाक 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 बोल दिया शादी, सो ये वहाँ पे लॉ नहीं है। खैर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज ऑल द प्रॉपर्टी एंड वेल्थ owned or acquired by each spouse is commonly held by the couple। जैसे कि मैंने बताया कि सबको बराबर का मिलता है वहाँ पर। और पेरेंट्स कैन नॉट डिसइनहेरिट देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को अगर इनहेरिट नहीं करने दे रहे, यानी कि डिसइनहेरिट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि द फादर्स प्रॉपर्टी विल ऑटोमेटिकली, हाफ ऑफ द फादर प्रॉपर्टी विल गो टू द सन और डॉटर जो भी है, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं गोवा में, कि गोवा में जैसे मैंने बोला कि मुस्लिम अगर मैरिज रजिस्टर्ड है गोवा में, दैट मीन्स कैन नॉट बी प्रैक्टिस, बोलोगे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं वो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।